महिला मुख्यमंत्री का अपमान या पूर्व महिला कह सकते हैं मुख्यमंत्री का अपमान इस तरह से करना, और एक पार्टी की वो अध्यक्षा भी हैं उत्तर प्रदेश में जो दलितों की राजनीति है वो दलितों की मसीहा के तौर पर जानी जाती हैं, और बारंबार उन्होंने यहाँ पर साबित भी किया है। आज़ाद के साथ में उनके लाख मतभेद हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद यही कहते हैं कि आज भी अगर दलित नेताओं की बात होती तो मायावती उनमें सबसे बड़ा। चुनाव जीतना है तो कुछ भी बयानबाजी दे देंगे, चुनाव जीतना है तो किसी की जाति पर सवाल खड़ा कर देंगे, चुनाव जीतना है तो आप किसी पर भी दागने लगेंगे सवालों को, और वो भी इस तरीके से कि वो एक महिला भी है और जाति को लेकर सवाल खड़ा करना और इस तरीके से किसी महिला को अपमान करना, ये कहाँ तक ठीक है। ये वो वाली सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, ये वो वाली सरकार है जहां पर महिला सुरक्षा का जिक्र होता है, और एक महिला नेता, एक पूर्व महिला मुख्यमंत्री जिसके ऊपर ऐसी टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने की है, क्या ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, विधायकों के, सांसदों की मानसिकता गिर गई है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर, और अमन सर से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम पे आपका। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, जैसे हम देख रहे हैं कि दिन धीरे धीरे ढल रहा है, वैसे वैसे राजनीति में भी उबाल देखने को मिल रहा है, और शाम होते होते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है राजनीति में कि जो एक चर्चा का मुद्दा बन जाता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले बीजेपी के एक बड़े नेता हैं राजेश चौधरी, जिन्होंने बयान मायावती को लेकर यह दिया है कि वो मुख्यमंत्री जो बनी है, पूर्व में जो मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री ना बनती तो ज्यादा सही रहता। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जाति को लेकर भी बात की, जिसका अखिलेश यादव ने विरोध किया है कि क्या ये बीजेपी की मानसिकता है। तो क्या अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव का मायावती को समर्थन करना, दलित है मायावती, दलितों का समर्थन करना, आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात करना, क्या उत्तर प्रदेश में दो जो नेता हैं इनकी जो तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या ये बताती है कि बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें कि जाहिर बात है कि मायावती एक बहुत बड़ा चेहरा रही हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, एक बड़ा उनका रुतबा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वर्चस्व मैं कहूँगा एक तरीके से उनका रहा है और देखने को बारंबार मिला है। और देखिए 2007 में तो वो अपने दम पर बहुमत में सरकार लेकर आती हैं, तो ये आप नकार नहीं सकते कि उनकी जो राजनीति रही है वो तमाम तरह से न कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ताकतवर मजबूत रही है। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग बीजेपी के विधायक जो राजेश चौधरी नाम है उनका, वो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये बताता है कि क्या वाकई में बीजेपी की जो सोच है महिलाओं के लिए, क्या वो इस तरह की है, क्या वो इस तरह की बातों को करना चाहेंगे टीवी चैनल पर बैठकर। ये अपने आप में बेहद अफसोसजनक है कि कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था पहली बार, और इसके अलावा भी वो कहते हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं वो। अब सवाल यहाँ राहुल ये उठता है कि अगर वो इतनी भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी तो आखिर बीजेपी लगातार, योगी जी 2 बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पीएम मोदी तीसरी बार कह सकते हैं कि मंत्री जो प्रधानमंत्री पद है वो संभाल रहे हैं, इन सब के होते हुए भी आखिर क्यों बीजेपी ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है। और उससे बड़ी बात की उत्तर प्रदेश में अगर 2024 के चुनाव में मायावती इंडिया गठबंधन के साथ में आई होती तो यहाँ पर बीजेपी को 16 सीटों का और घाटा हो जाता, तो बीजेपी 12-13 सीटों पर सिमट कर रह गई होती। तो ये जो तमाम सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं राहुल, ये बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो वाकई में एक परिपक्व जो राजनीति होती है उसके हिसाब से कहीं सेट नहीं बैठती। लेकिन बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करके अपनी पार्टी का कहीं ना कहीं जो स्तर है वो घटाते हुए नजर आते हैं, इस तरह की बातें करें, कहीं ना कहीं वो दलित विरोधी अपने आप को साबित करते हुए नजर आते हैं। और ऐसी बात जो एक महिला मुख्यमंत्री के लिए हो रही है, जाहिर बात है कि वो नहीं होनी चाहिए। और मौके को पर चौका लगाते हुए अखिलेश यादव भी सामने आ गए कि भाई बहन जी के साथ में हमारे राजनीतिक मतभेद रहे हैं, लेकिन एक महिला के तौर पर उनको ये सब नहीं कहा जा सकता। जिसने भी कहा है वो बहुत खराब कहा है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब यहाँ से राजनीति का एक अलग रंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि दलित विरोधी कह सकते हैं जो मानसिकता है, अगर वो पूरी तरह से भुनाने में कामयाब रहीं ये पार्टियां, तो यहाँ पर बीजेपी को जो 10-12 उपचुनाव सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ सकता है।
और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये वही पार्टी है जब महिला का अपमान होता है तो ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि बीजेपी नेताओं की जुबान महिलाओं को लेकर पहली बार नहीं फिसल रही है, फिसलती रहती है। और नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में कांग्रेस पार्टी की महिला जो सांसद हैं प्रियंका चौधरी, उनको लेकर जो गलत बयान दिया था कि आप सुपड़खा हंसती हैं तो सुपड़खा की तरह बिल्कुल लगती हैं, तो यहां पर देखा जा रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर इस तरीके की बात करते हैं, बीजेपी के कई और नेताओं जो है वो महिलाओं को लेकर गलत बयानबाजी देते, तो ये पता चलता है कि बीजेपी में महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें हाथरस जैसी घटना, तमाम ऐसी घटनाएं हुई सर जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुप रही। वो रेणुका चौधरी थी, इनके ऊपर पीएम मोदी ने ये बात कही। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि बीजेपी सेलेक्टिव राजनीति करती है, और जाहिर बात है कि जब ऐसी राजनीति आप करोगे, इस तरह की बातचीत आप करोगे, ऐसे बयान आप दोगे तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। आप टीएमसी के ऊपर बड़े बयानबाजी करते हुए नजर आते हो, कटघरे में खड़े करते नजर आते, लेकिन वही चिन्मयानंद के ऊपर आप कुछ नहीं बोलते, कुलदीप सेंगर का आप कुछ नहीं बोलते, आप ब्रजभूषण पर कुछ नहीं बोलते, आप जो है प्रसन्ना है, जो है रेवन्ना है, उनके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं राहुल, ये बताती हैं कि सेलेक्टिव जो राजनीति है उससे बीजेपी के ऊपर उठना चाहिए। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री का अपमान या पूर्व महिला कह सकते हैं मुख्यमंत्री का अपमान इस तरह से करना, और एक पार्टी की वो अध्यक्षा भी हैं उत्तर प्रदेश में, जो दलितों की राजनीति है वो दलितों की मसीहा के तौर पर जानी जाती हैं, और बारंबार उन्होंने यहाँ पर साबित भी किया है। आज़ाद के साथ में उनके लाख मतभेद हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद यही कहते हैं कि आज भी अगर दलित नेताओं की बात होती तो मायावती उनमें सबसे बड़ा नाम है। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक तरीके से बीजेपी कह सकते हैं कि विधायक ने किया है, वो न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि बीजेपी की जो मानसिकता है राहुल, उसको भी दर्शाती हुई नजर आती है कि क्या वाकई में बीजेपी के अंदर ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं को लेकर इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, और अगर वो लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं तो उनको फिर पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। और बाकायदा देखिए सर ने बताया भी कि वो रेणुका चौधरी थी, मैंने गलती से प्रियंका बोल दिया था, और मैं माफ़ी भी चाहूँगा इस प्रोग्राम में दर्शकों से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम देखते हैं कि जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र होता है, महिला सम्मान का जिक्र होता है, बेटियाँ आगे बढ़ेंगी पढ़ेंगी, तो इस तरीके का जो जिक्र होता है, और सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कितना जो है योजनाएं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो कितनी कितनी योजनाएं लागू की, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखा जा रहा है कि क्या महिलाओं का अपमान अब हो रहा है, तो क्या स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी या बीजेपी में मीनाक्षी लेखी नहीं बोलेंगी? ये लोग तब क्यों बोलते हैं जब विपक्ष से जुड़ा मुद्दा हो। मैं अगर बात करूं अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने एक बार गलती से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था, उस पर सड़क से संसद तक स्मृति ईरानी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, गांधी परिवार माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगने, लेकिन सर आज ये स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राहुल इस बात से सहमत भी हूँ आपकी, और काफ़ी हद तक ये बात सही है कि आप अनाप शनाप मुद्दे पर तो खूब बयानबाजी करते हैं, खूब उछलते हैं, लेकिन जब ऐसे अहम ज़रूरी मुद्दे आते हैं तब आप सिलेक्टिव हो जाते हो कि कहाँ बीजेपी सरकार है, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए। ये जब तमाम सारी बातें आती हैं तो देखिए राजनीति का एक स्तर आपको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। राजनीति में अगर कोई भी महिला के ऊपर अगर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, इस तरह का की जो खबरें सामने आती जो दिल दहला देती, तो वहाँ पर कोई जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए। वो एक संवेदना की जो चीज़ें वो निकल कर सामने आनी चाहिए, और उसमें अपना बेगाना नहीं देखना चाहिए। जिसने गुनाह किया है, जो उसका कह सकते हैं कसूरवार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ घटना बंगाल में हो गई तब तो बीजेपी के नेता खूब चिल्लाते हैं, लेकिन वही घटना अगर उनके राज्य में, यानी कि आप देखिए उत्तराखंड में 2-2, 3-3 मामले बड़े कह सकते हैं खौफनाक निकल कर सामने आते हैं, उसके ऊपर तमाम बीजेपी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। बिहार के अंदर जहाँ पर सरकार है नीतीश जी के साथ में बीजेपी की, वहाँ पर दलित लड़कियों के साथ में क्या कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह की बातें अगर होंगी तो वाकई में इंसाफ की जो उम्मीद महिलाएं लगा रही हैं या जो पीड़ित महिलाएं हैं वो लगा रही हैं, उनकी उम्मीदों को झटका लगता हुआ नजर आएगा। आपको सेलेक्टिव सोच से ऊपर उठकर जो भी अपराधी है, जो भी गुनाहगार है, जो भी इस चीज़ों में संलिप्त है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, उनके खिलाफ आपको बयानबाजी करनी चाहिए। तब कहीं जाकर ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढना बंद करिए, तब कहीं जाकर जो दोषी हैं उनके अंदर एक डर का माहौल कायम होगा, और जाहिर बात है कि तब ऐसे मामलों पर अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन राहुल, जिस तरह से
लगातार देखा जा रहा है कि सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति की जा रही है और मायावती को लेकर जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि वो बहुत खेदजनक है, आपत्तिजनक है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दलित समुदाय के लिए काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का उन्होंने काम किया है वो किसी छुपा हुआ काम नहीं है। उन्होंने यूपी को बेहतर प्रशासन दिया, उन्होंने यूपी को बेहतर शासन दिया, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग बीजेपी के विधायक ने किया है, मुझे लगता है कि वो बहुत गैरवाजिब है। उसका उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और दूसरी बात कि किसी भी महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और देखिए, बाकायदा सर ने बारीकी से बताया कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर आज कहां जा रहा है और क्या चुनावों से पहले इस तरीके की बयानबाजी से बीजेपी क्या अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि जब बीजेपी के साथ बसपा का अगर मैं कहूं तो मिला हुआ रूप देखने को मिल रहा था, पीछे से समर्थन कर रही थी मायावती, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक झटका दिया है बीजेपी ने चुनावों में। लेकिन अब यही मायावती अगर बबुआ के साथ आ जाती हैं, बुआ बबुआ के साथ आती हैं, बुआ बबुआ की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में क्या वाकई कमाल करेगी। सर, उत्तर प्रदेश में दो लड़के राहुल और अखिलेश, ये तो एक साथ हैं, चुनाव लड़ रहे हैं एक साथ, उत्तर प्रदेश का सीट बंटवारा भी हो रहा है, लेकिन क्या अब इसमें बुआ को भी धीरे से एंट्री करवाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल करवाई जानी चाहिए और मायावती को भी जाना चाहिए, क्योंकि मायावती का लगातार जनाधार जो है वो लगातार कम हो रहा है। आपने 2024 के चुनाव में देखा 8% उनको वोट मिलते हैं, 2022 के चुनाव में विधानसभा के जो उसमें आप देखिए उनको 1 या 2 सीटें मिलती हैं। तो ये जो तमाम आंकड़े बताते हैं कि मायावती की पार्टी जो एक समय खुद के बूते कह सकते हैं सत्ता में आई थी, बहुमत पूरी तरह से हासिल करके आई थी, उसका न सिर्फ जनाधार कम हो रहा है बल्कि लगातार ये भी आप देखिए कि उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो या तो पार्टी छोड़कर चले गए या फिर वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो उनको एक्टिव करने के लिए मायावती को यहाँ पर अपनी पार्टी को एक कह सकते हैं उड़ान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर वो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में अगर वो जाती हैं तो एक एडवांटेज उनको मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल जो है वो कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ नजर आता है। ऐसे में अगर वो यूपी के दो लड़के कहे जाते हैं अखिलेश और राहुल, उनके साथ अगर मिलकर आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी लगभग जो 16 सीटें जैसे मैंने पहले भी कहा जो बचा पाई है उत्तर प्रदेश में वो मायावती की वजह से बचा पाई है। मायावती उनको रेडी होना चाहिए एक तरीके से, लेकिन इस तरह की उलझुल बयानबाजी करके कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, सर ने बारीकी से ये बताया कि किस तरीके से मायावती का बस समाजवादी पार्टी के साथ आना बीजेपी के लिए नुकसान बनता नजर आएगा। क्या लगता है आप लोगों को इस मुद्दे पर? आप लोग कमेंट करके अपनी राय लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें और हमारे सहयोगी अमन सर को। नमस्कार।